नमस्कार जी। स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। मेरा नाम चंदू जैन है। आइए स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास के ऐप पर। मेरे प्यारे साथियों, स्कूल व्याख्याता के लिए भारतीय इतिहास के पार्ट 2 वह प्रश्न करवा रहा हूं जिन्हें हम अक्सर गलत करते हैं। परीक्षा में आते ना, मैंने कल ही यह श्रृंखला शुरू की थी। आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। उससे पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज करने जा रहा हूं। स्पेशल मॉनसून ऑफर लेकर आ रहा हूं। 28 और 29 जुलाई 2025 को इतिहास के सभी कोर्सेज पर झमाझम बचत ऑफर रहेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड का इतिहास का पेपर 2 का यह कोर्स है, याद रखिएगा, यह लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में रहेगा। इतिहास फाउंडेशन का कोर्स है यह लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में रहेगा। इतिहास दर्शन लाइव चल रहा है। विश्व इतिहास है यहाँ पर। प्राचीन भारत जो है यह लाइव कोर्स रहेगा। मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज पीडीएफ में नोट्स है। हिस्ट्री हार्ड कॉपी में नोट्स है। सेकंड ग्रेड एसएसटी है, यूपी टीजीटी है। यह सभी कोर्सेज आप सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे 28 और 29 जुलाई को एक मानसून स्पेशल ऑफर के साथ। लाइव क्लासेस मेरा पहले कोई विचार नहीं था, लेकिन मेरे प्यारे साथियों अब आपके लिए फर्स्ट ग्रेड इतिहास और मेरे दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर और जो आपकी यूजीसी नेट और पीजीटी का फाउंडेशन कोर्स है और प्राचीन भारत और इतिहास दर्शन, 4 कोर्स ऐसे हैं जिनमें लाइव क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, सासाराम, कालिंजर और आरा। वह प्रश्न करवा रहा हूं जिन्हें विद्यार्थी अक्सर गलत कर देता है। तो आइए थोड़ी सी परिचर्चा आप सभी के साथ में। बताइए सर, याद रखिएगा, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। और सासाराम कहाँ पर है मेरे दोस्त? बिहार में यह स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है वह निर्गुण शक्ति का प्रचारक नहीं था? कबीरदास जी, नानक, दादू दयाल और मीराबाई। निर्गुण शक्ति का प्रचारक जो है वह नहीं माने गए हैं। याद रखिएगा, निर्गुण शक्ति जो है यह मीराबाई नहीं है। मीराबाई जो है यह भगवान की सगुण भक्ति की प्रचारक मानी गई। निर्गुण वो होते हैं जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना की जाती है। इसमें ईश्वर जो है वह मूर्ति पूजा के रूप में नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। जबकि सगुण भक्ति में हम भजन कीर्तन को बढ़ावा देते हैं, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं सगुण भक्ति जो है यह मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन आदि को महत्व देती है। अगला प्रश्न, रम्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? भगवत गीता, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत। देखो, 2 किताबें आती है। पहली किताब आती है रम्जनामा, जिसका यह प्रश्न आया है, और दूसरा आता है रज्मनामा। ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बीच का ये जो 1.5 अक्षर है ना, इन्हीं का अंतर है। रम्जनामा जो है यह रामायण का है, और मेरे दोस्त रज्मनामा जो है यह आपके किसका है? यह महाभारत का है। ठीक है, तो रम्जनामा जो है यह रामायण का अनुवाद होगा। किसका होगा? रामायण का अनुवाद होगा। ठीक है, सॉरी, रम्जनामा, हाँ रम्जनामा रामायण का है, रज्मनामा महाभारत का है। निम्नलिखित में से किसने भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीदुद्दीन नागौरी। एक अच्छा प्रश्न है। भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की स्थापना करने वाले कोई और नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे। क्लियर। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है इसका प्रवर्तक कौन था? शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। 2020 की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है वह रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया था। खानकाहा किसे कहा जाता है? समाज विरोधी तत्वों के छिपने का स्थान, एक धार्मिक संस्था, एक पूजा का स्थान, सूफियों के रहने का स्थान। खानकाहा जो है वह किसे कहा जाता है? तो याद रखना, यह सूफी जो होते हैं इनका जो निवास स्थान है उसे खानकाहा के रूप में जानते हैं। सिख धर्म में जो खालसा है इसकी शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव,
गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद। सिख धर्म में जो खालसा होता है इसकी स्थापना किसने की थी? याद करिए, मैंने चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे साथियों आप सभी को सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार वह क्लास जरूर देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपरोक्त तीनों ही। तुलसीदास जी जो है उन्होंने निम्नलिखित में से किस दर्शन की या किस किताब की रचना की थी? ठीक है, बताइए सर। याद रखिएगा यह तीनों जो किताबें हैं, यह तीनों ही किताबें तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, चाहे वो विनय पत्रिका हो, चाहे गीतावली हो, चाहे कवितावली हो। ठीक है। सूफियों का फिरदौसी सिलसिला राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? सिंध, बिहार, दिल्ली और राजस्थान। सूफियों का फिरदौसी सिलसिला। संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था ना फर्स्ट ईयर का, उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा सूफियों का फिरदौसी सिलसिला कहां पर लोकप्रिय हुआ था? यह लोकप्रिय हुआ था बिहार में। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी का कौन सा भारतीय शासक एक महान खगोल शास्त्री भी था? देखो सवाल की एक वैल्यू देखिए। ठीक है। इस महान शासक की मृत्यु पर कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था कि आज विज्ञान मर गया है। याद रखिएगा ये थे सवाई जय सिंह। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। और इनके बारे में, सवाई जय सिंह के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा था कि आज विज्ञान मर गया है। क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि मुगल शासक शाह आलम और अंग्रेजों के बीच हुई थी। शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों की दीवानी के अधिकार दे दिए। ए आर दोनों सही, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता। इलाहाबाद की संधि है जिसे हम इलाहाबाद की संधि भी कह सकते हैं। इलाहाबाद मेरे दोस्त दोनों सही है और जो व्याख्या है वह भी की जाती है। कथन और कारण सही है कि इलाहाबाद की संधि मुगल शासक शाह आलम और अंग्रेजों के बीच हुई थी। शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों के दीवानी अधिकार दिए थे। कूका आंदोलन मेरे दोस्त किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार में, बंगाल में, पंजाब में और असम में। कूका आंदोलन हमें कहां पर देखने को मिलता है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विशेष तौर पर कूका आंदोलन को लेकर के। याद रखिएगा कूका आंदोलन के जब इतिहास की परिचर्चा करते हैं तो यह कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। क्लास कैसी लग रही है? सवाल देखिए एक बार आप सभी। यह वह सवाल है जो आपकी परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। इतिहास के ऑनलाइन कोर्स आपको पता ही है, सही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। चले, किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड डलहौजी। एक ऐसा ब्रिटिश प्रशासक जिसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि मेरे दोस्त उसकी नीति का अनुसरण किया था। 1798 में सहायक संधि की स्वीकार को जो है वह प्रारंभ होती है और इसकी शुरुआत की गई थी हैदराबाद के साथ में। कब शुरू हुई थी? 1798 में। कहां पर हुई थी? याद रखिएगा हैदराबाद में। तो यह सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, पिट का इंडिया एक्ट जिसे हम क्या कहते हैं? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था विलियम पिट, तो इसे कहा जाता है पिट्स, यानी कि पिट्स, है ना। पीटना नहीं होगा, यह पिट्स होगा, यानी कि उस समय पिट्स का इंडिया एक्ट। ठीक है। किस वर्ष पारित लागू हुआ? 1773, 1783, 1784 और 1793। ये वो प्रश्न होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह का स्थान नहीं था? कानपुर, लखनऊ, मद्रास और झांसी। भाई साहब इससे सरल सवाल नहीं हो सकता है, इससे सरल सवाल जो है वह नहीं हो सकता। चलिए सर, याद रखना यह मद्रास जो है वह 1857 के विद्रोह का स्थान नहीं था। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ए आर दोनों सही, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही, लेकिन ठीक व्याख्या नहीं करता। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
ठीक है, और वह ताज की प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि करना चाहता था। देखिए, ताज की प्रतिष्ठा का राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया ही था। बलबन ने क्या कहा कि मैं ईरान के शासक आफ्राशियाब का वंशज हूँ। यह काम उसने इसलिए किया था क्योंकि दरबार की प्रतिष्ठा और ताज की प्रतिष्ठा जो है उसमें वृद्धि हो सके। तो दोनों ही सही है। और मेरे दोस्त, ठीक व्याख्या। तुर्गा ने चहलगामी का दमन किया था बलबन ने, आपको पता होगा। इसीलिए बलबन को इतिहास में क्या कहा जाता है? खूफिया कातिल कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? खूफिया कातिल कहा जाता है। प्रसिद्ध रानी चांद सुल्ताना, जिसने अकबर का वीरतापूर्ण सामना किया था, किस राज्य की थी? चांद सुल्ताना, जिसे चांद बीबी के नाम से भी हम जानते हैं, यह कहाँ की थी? अहमदनगर की, बीजानगर, गोलकुंडा और बीदर? बताइए कहाँ की थी यह। ठीक है, तो अकबर का मुकाबला करने वाली चांद बीबी जो है वह अहमदनगर की थी। अगला प्रश्न, मुगल काल की किस भू राजस्व पद्धति को टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है? जब्ती प्रणाली, जरीब प्रणाली, बटाई प्रणाली, कनकूत व्यवस्था? भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। बताइए, एक अच्छा प्रश्न है। टोडरमल बंदोबस्त के रूप में जो है वह किसे जाना जाता है? ठीक है सर, याद रखना, जब्ती व्यवस्था जो होती है इसे टोडरमल बंदोबस्त के रूप में कहा जाता है। अकबर के द्वारा समर्थित अवधारणा वहदत उल वजूद क्या का क्या अर्थ है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यह वह प्रश्न है जो न तो सरल है न बहुत इजी है मेरे दोस्त। यह प्रश्न सामान्य तौर पर हम मॉडरेट श्रेणी के प्रश्न के तौर पर जानते हैं। क्लियर हो गई? इस्लाम की सर्वोच्चता, इस्ताल की शुद्धता, परम तत्व की एकता और जाति प्रथा का उन्मूलन, वहदत अल वजूद जो है, यह मेरे दोस्त, यह अवधारणा क्या है? तो अकबर की जब हम वहदत उल वजूद की अवधारणा पढ़ते हैं तो यह परमत्व की एकता से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? अबुल हसन, बिशन दास, मनोहर और उपरोक्त तीनों? ठीक है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, जिनको लेकर के हम अक्सर परेशान होते हैं। तो याद रखिएगा, यह तीनों ही चित्रकार जो है वह जहांगीर के दरबार में थे, चाहे अबुल हसन हो, चाहे मनोहर हो, चाहे बिशन दास हो। मुगल काल के जिन मनसबदारों को जागीर नहीं दी जाती थी बल्कि नगद वेतन दिया जाता था, वह क्या कहलाता था? अमीर, अमीर ए उम्दा, नगदी और अमाल गुजार? मुगल काल के जिन मनसबदारों को जागीरें नहीं दी जाती थी बल्कि नगद वेतन दिया जाता था, वह क्या कहलाते थे? बताइए, एक बहुत अच्छा सवाल है। सर, नगद वेतन शब्द से ही पता चल रहा है, तो भाई साहब इन्हें क्या कहेंगे? नगदी कहेंगे। क्या कहेंगे? नगदी कहेंगे। मुगल काल के किस भवन में पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया? पित्रा ड्यूरा मूल रूप से ईरानी शैली थी, जिसमें अलंकरण के लिए सोने चांदी आदि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, मोती मस्जिद आगरा, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा किस कब बना था? जहांगीर के समय बना था। किसने बनाया था मेरे दोस्त? नूर जहां, बेगम नूर जहां ने बनाया था। बेगम मेरी नहीं, जहांगीर की थी, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, कौन सा युग जो है वह सुमेलित है? मुगल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान, औरंगजेब खुलदाबाद, अकबर फतेहपुर सीकरी, हुमायूं लाहौर, बाबर काबुल? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा है? कुछ मकबरे यहाँ पर हमने दे रखे हैं, मुगल राजाओं के मकबरे हैं। यहाँ पर आपको यह बताना होगा कि इनमें से क्या सही है। देखो, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है, यह सही है। अकबर का मकबरा जो है यह आगरा के निकट सिकंदरा में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? यह दिल्ली में है, यह बात याद रखना। अब बाबर की बात करते हैं ना, तो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। इसके बाद इसको जो है वह काबुल लेकर जाया गया था। तो वैसे तो यह प्रश्न जो है डिलीट होने योग्य रहेगा, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या है, का बाबर में काबुल दे रखा है, तो एग्जामिनर इसमें डी सही मान लेगा।
है ना। देखो एक आध प्रश्न तो मुझे भी ऐसे बनाने पड़ते हैं जिनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति होती है, वरना आप लोग ही ये कहोगे सर इतने सरल सवाल बनाते हो कोई मतलब नहीं निकलता, तो एक आध विरोधाभास बेहद जरूरी है। क्यों मेरे वीरों, से ही कह रहा हूं ना। निम्नलिखित में से किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, सवाई माधवराव। एक बात बता दूं, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर अब जितने भी कोर्स हैं उन सब कोर्स में 1 अगस्त से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नाना साहब के उपनाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। बताओ भाई किसको जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। शिवाजी ने अपने 9 सैनिक बेड़े को कहां तैनात किया? सूरत में, बसीन में, कोलाबा में, कल्याणी में। इस बार तो जो पेपर आया था ना 2025 वाला, अभी जो 27-28 अक्टूबर को पेपर हुआ था इतिहास का, मराठों के संदर्भ में 6-7 सवाल पूछे। क्या गजब के सवाल पूछे थे, पूछो ही मत आप। ठीक है। शिवाजी ने अपने 9 सैनिक बेड़े को कोलाबा में तैनात किया था। कहां पर तैनात किया था? कोलाबा में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1857 के विद्रोह में युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गया था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे। 1857 का विद्रोह हुआ और इस 1857 के विद्रोह में यह युद्ध में शहीद हो गया था। कौन है ऐसा व्यक्ति? बताइए। सर रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है यह युद्ध में शहीद हो गई थी। तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया। नाना साहब नेपाल चले गए थे। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को पता ही है कहां मिलती है। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन जो है इसका संस्थापक नेता कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेराजियो, अक्षत कुमार दत्त, एस एन बनर्जी। यंग बंगाल आंदोलन का नेता कौन है? बताइए। सर याद रखना, यंग बंगाल आंदोलन का नेता हेनरी विवियन डेराजियो। कौन है? हेनरी विवियन डेराजियो। 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय धर्म समाज सुधारकों के विषय में कौन सा वाक्य जो है वह सही कथन नहीं करता? वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रयास किया, उन्होंने सामाजिक अत्याचार का विरोध किया, वे धर्मशास्त्रों की परंपरा के विरुद्ध नहीं थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह वो प्रश्न है जो कठिन सवाल के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें दिल और दिमाग के साथ विचार करेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, क्या वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे? 19वीं शताब्दी के भारतीय धर्म और समाज सुधारक बिल्कुल थे। क्या उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए प्रयास किया? बिल्कुल किया सर। जैसे डीके कर्वे, इन्होंने विधवा विश्वविद्यालय, महिला शिक्षा के लिए महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सामाजिक अत्याचारों का विरोध किया था। वे धर्म शास्त्रों की जो परंपरा थी क्या उसका विरोध किया? नहीं किया। यह गलत हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं मेरा भी आज 10 साल का अनुभव है पढ़ाने का। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी बड़े प्रश्न को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर बड़ा प्रश्न है और बड़े प्रश्न को देख करके मैं घबरा जाऊंगा, तो घबराना नहीं है, यह बात याद रखना। ठीक है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का कौन सा सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख और आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र का एक ऐसा सुधारक जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, यह गोपाल हरि देशमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्वामी दयानंद सर ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के को स्वामी दयानंद भक्ति का आधार मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। बताइए। एक अच्छा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं होगा। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी भी मूर्ति पूजा को जो है वह भक्ति का आधार नहीं माना। यह बिल्कुल गलत कथन है। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जाति प्रथा का विरोध किया था, स्त्री शिक्षा के ये बेहद बड़े समर्थक थे।
ठीक है। ज्योतिबा फूले ने किस संस्थान की स्थापना की? प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज और भारत सेवक संघ। ज्योतिबा फूले ने जो है वह किस संस्थान की स्थापना की थी? बताइए सर। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फूले ने जो किताब लिखी थी, जो ग्रंथ लिखा था या जो पत्रिका लिखी थी, इसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका नाम देखने को मिलता है गुलामगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.सी. राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम 20 वर्षों में 3 बार जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन है ऐसे व्यक्ति? बताइए सर। वह दादा भाई नौरोजी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी राष्ट्रवादी जो है वह नहीं था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। नरमपंथी राष्ट्रवादी जो है वह नहीं था। ठीक है, नरमपंथी राष्ट्रवादी नहीं था। जब हम लाल बाल पाल की बात करते हैं और अरविंद घोष की बात करते हैं, यह कौन है? लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है। मेरे प्यारे साथियों, यह कौन थे? यह गर्मपंथी थे। ठीक है, तो यह लाला लाजपत राय नरमपंथी आंदोलन के नेता नहीं थे। क्लियर? चलो अगला प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, यह कब रद्द किया गया? बताइए, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, कब रद्द किया गया? तो याद रखिएगा, यह 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया। बताइए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जो है वह ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? एक अच्छा प्रश्न है सर। याद रखना, यह मूल रूप से पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यह पता होगा कि इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? चलिए जी। यहीं पर रावी नदी के किनारे पर 31 दिसंबर सन 1929 को तिरंगा झंडा लहराया गया था, आपको पता होगा। मान लीजिए यह रावी नदी है और इसी रावी नदी के किनारे पर, ठीक है, तिरंगा झंडा लहराया गया। और लहराया कब गया था? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, तिरंगा झंडा लहरा करके यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी सन 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सर, इसी 26 जनवरी 1930 की स्मृति में आपको यह पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वह लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। बारडोली सत्याग्रह सन 1928 का नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई, महादेव देसाई, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह सन 1928 की लीडरशिप जो है वह किसके पास थी? बताइए। बारडोली सत्याग्रह जो है यह वल्लभ भाई पटेल जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? वहां की महिलाओं ने दी थी। नेतृत्व कस्तूरबा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। जब महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो बारडोली में काली पराज जाति हुआ करती थी। महात्मा गांधी ने उनका नाम बदल करके रानी पराज कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न। स्कूल व्याख्याता
मेरे दोस्त कुछ बातें जो हमेशा करनी चाहिए। स्कूल व्याख्याता 2025-26 के लिए फर्स्ट ग्रेड का इतिहास का पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। यह कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। फाउंडेशन कोर्स है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए है। यह भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित था? एक अच्छा प्रश्न है, याद रखना, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सहायता से किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की थी? ब्रह्मा, नागालैंड, ताइवान और सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की सहायता से किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार जो है वह गठन की थी? तो याद रखिएगा, वह गठित की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, कहां पर गठित की गई थी? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। उस दिन की रात्रि को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आगामी दिवस 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला था, बंबई के गवालिया टैंक मैदान से चला था। यहीं पर नारा दिया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। जीरो आवर का मतलब होता है जब रात में 12 बजते हैं ना, तो घड़ी में कुछ इस तरह का समय होता है। ठीक है ना। तो मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? यह गलत है। ठीक है ना, यह कथन गलत है, बाकी सब सही है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐप पर जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चंदू सर की क्लास। वहीं पर जो भी कोर्स चल रहे हैं वो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध रहेंगे। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी युवक थे। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक, आजाद हिंद पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस एक समाजवादी युवक थे। 1939 में वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद में उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मूल रूप से 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। और यह जो त्रिपुरी अधिवेशन है ना, यह एक तरह से, अगर मैं इतिहास विषय में थोड़ी सी परिचर्चा करना चाहूं तो इसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर महात्मा गांधी ने अपने लोकप्रिय उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को मैदान में उतारा था। क्लियर? चले आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? सूरत विभाजन, तिलक। प्रश्न छूटा तो नहीं है ना? ठीक है। स्वराज दल, सीआरदास, त्रिपुरी संकट, वल्लभ भाई पटेल और लाहौर कांग्रेस नेहरू। कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें बहुत अच्छे से सुनी होगी तो मुझे लगता है कि शायद इस प्रश्न का जवाब आप समझ सकते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस का संबंध है, ना कि मेरे दोस्त, याद रखना, वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे देते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद की है? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की स्थापना। कुछ घटनाएं हैं, इनमें से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से एक ऐसी घटना जो सबसे बाद की मानी जाती है वह है कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। देखो, अभी यूजीसी नेट का परिणाम आया मेरे दोस्त, है ना, जून 2025 में। इसमें हमारे प्यारे साथी, प्यारे विद्यार्थी राम प्रसाद कुमावत ने 99.81% लेकर के पहली ही बार में नेट और जेआरएफ को पास कर लिया।
ठीक है, पहली बार में ही इन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और जो इनके परसेंटाइल आए थे वह 99.81 परसेंटाइल थे। क्या है बात क्लियर? चलो अगला प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है वह क्या है? क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। क्रांतिकारी संगठन है जिसे हम कहते हैं अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी। उदारवादी राष्ट्र नेताओं ने बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए किस राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया? सत्याग्रह का, स्वदेशी बहिष्कार का, असहयोग का और सविनय अवज्ञा का। उदारवादी राष्ट्र नेता है, इन्होंने बंगाल की विभाजन का विरोध करने के लिए एक राष्ट्र राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया था। वह कौन सा था? कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप प्रश्न के मूल में जाओगे ना कि भैया बंगाल विभाजन हुआ, सीधी सी बात है उस बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। है नहीं है गजब प्रश्न? सर यही प्रश्न है जिन्हें हम हमारी परीक्षा में गलत करते हैं। यकीन करना मेरे दोस्त, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। इस तरह की श्रृंखला आज दिन तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं करवाई, और करवाई हो तो मुझे बताइए। नहीं करवाई साहब, किसी ने भी नहीं करवाई। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोगों से संबंध नहीं था? पोरबंदर, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। एक ऐसा स्थान जो गांधी जी के सत्याग्रह के जितने भी प्रयोग हुए उनसे संबंध नहीं रखता। तो आप जानते हैं चंपारण में किसान आंदोलन हुआ, खेड़ा में हुआ, अहमदाबाद में मील मजदूर आंदोलन हुआ, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यह मूल रूप से जो है गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है। ठीक है, यह बात थोड़ा सा याद रखना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की आरंभिक गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से असंतुष्ट थी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना की। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधानों की मांग करती रही। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की आरंभिक गतिविधियों के बारे में क्या गजब का प्रश्न बनाया ऐसा, है ना? ये होता है प्रश्न, ये होता है प्रश्न। ठीक है, सर मुस्लिम लीग ने कभी भी ब्रिटिश सरकार की खुलकर के आलोचना जो है वह नहीं की थी। क्लियर? अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला, महादेव देसाई, भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। घनश्याम दास बिरला। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ? अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक सेवा आयोग की व्यवस्थित प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसके तहत शुरू हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1920-22 की मुद्दों से जुड़ा हुआ था। खिलाफत का मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, पंजाब में किए गए हत्याचारों के विरुद्ध न्याय की मांग और उपरोक्त तीनों। बताइए, एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1922 में, मूल रूप से खिलाफत की मांग भी थी, स्वराज भी था। क्या कहा था महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को घोषित करते हुए? महात्मा गांधी कहते हैं अगर यह कार्यक्रम सही ढंग से लागू हो गए तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ये बात याद रखना। पंजाब में जो उत्पीड़न हो रहा था इसके न्याय की मांग भी कर रहे थे। तो सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त तीनों। देखो प्रश्न का आप यह मत देखिए कि प्रश्न बेहद सरल है। मैं बेसिकली वह प्रश्न करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, गांधी जी की भारत वापसी, कांग्रेस में पहला विभाजन, लाहौर में नेहरू के द्वारा तिरंगा फहराया जाना। कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। देखो, तिलक ने लगभग अप्रैल 1916 में स्थापना की थी, गांधी जी 1915 में आए, कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में, सूरत विभाजन, और लाहौर में तिरंगा 1929, ठीक है। अब सही जवाब होगा सी, बी, ए, डी। ऐसा कहीं विकल्प है? बिल्कुल है सर, ठीक है, सी, बी, ए, डी। अगला प्रश्न ये रहा। किस क्रांतिकारी महिला ने 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी? बीना दास, प्रीति लता वाडेकर, अंबिका चक्रवर्ती और सुनिधि राय। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल का जो गवर्नर था उसे गोली मार दी थी, बताएं। सर याद रखिएगा, यह बीना दास है, ठीक है। अगला प्रश्न। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी मार्च जो है, इससे किस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी? ठीक है सर, याद रखना, डेट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? एसेज इन इंडियन इकोनॉमी, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्वराज दल, सी आर दास। बताइए। एक अच्छा प्रश्न। सर, दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति हैं जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की थी, और इनकी जो किताब है वह होती है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यह बात थोड़ा सा याद रखें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें विशेष तौर पर जो आप सभी के साथ करनी थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स लेने के लिए आप एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।